प्रेस वार्ता शुरू करने से पहले आपके सामने दो वीडियो हैं। पहला वीडियो 17 सितंबर का नरेंद्र मोदी जी का है। वो ओडिशा में एक भाषण दे रहे थे और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। पहले उसको सुन लीजिए। महिलाओं की उन्नति, महिलाओं का बढ़ता सामर्थ्य, ये ओडिशा के विकास का मूल मंत्र होने वाला है। और अब आपके सामने मैं एक दूसरा वीडियो प्ले करूंगी और ये प्ले करते हुए मुझे दुख है, तकलीफ है। इस देश की एक बेटी, ओडिशा की बेटी, जो स्वावलंबी बनना चाह रही है, जो अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है, उसके साथ एक हादसा हुआ। हादसे से ज्यादा भयावह वो था जो उसके साथ ओडिशा के पुलिस स्टेशन में हुआ। वो वीडियो चलाने से पहले आपको याद दिला दूं, ये बेटी इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर की मंगेतर है, एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर की बेटी है और खुद एक लॉयर है। जरूर सुनिए उसने कैसे अपनी व्यथा ओडिशा के अंदर एक पुलिस स्टेशन में बयां करी है। पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रहे, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ के एंकर्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उनके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्टाफ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। मैं थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज प्लीज ये वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन ओडिशा की एक बेटी अपना रेस्टोरेंट बंद करके रात को निकलती है। कुछ लड़के उसके साथ ईव टीजिंग की बात करते हैं। रोड रेज का मामले की कंप्लेन लेकर वो और उसका मंगेतर, जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर है, वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उस महिला की ना सिर्फ वहां पर पिटाई की जाती है, बल्कि जो उसने अपना दर्द और त्रासदी पुलिस स्टेशन की बयां करी, वो मैं आपकी जानकारी के लिए सिर शर्म से झुकाकर रिपीट कर देती हूं, क्योंकि इस देश को सुनना चाहिए कि इस देश की बेटियों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हो रहा है। विभत्स है जो उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि उनको पुलिस स्टेशन में हाथ पैर उनके बांध दिए गए। एक महिला पुलिसकर्मी ने यह किया और उसके बाद एक पुरुषकर्मी आता है और वो आकर उनके अंडरगारमेंट्स को निकाल देता है, उनकी छाती, उनके ब्रेस्ट पर किक करता है। और यही नहीं, अपनी खुद के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाकर उसने जो शब्द कहे वो मैं नहीं कह सकती हूं यहां पर। यह ओडिशा में हो रहा है, उस ओडिशा में जहां आज भाजपा की सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी 17 तारीख को ओडिशा जाकर महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं और उसी के कुछ घंटों में पता चलता है कि ओडिशा की इस बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में दरिंदगी की गई। दरिंदे सिर्फ सड़कों पर नहीं, बीजेपी की सरकार में पुलिस स्टेशन के अंदर भी हैं।
और ये कोई अबला नारी नहीं थी, ये एक लॉयर है, ये भारतीय सेना के अधिकारी की मंगेतर है, वो भारतीय सेना का अधिकारी जो सिख रेजिमेंट का मेजर है। मैं उनका नाम यहां नहीं बोल रही हूं। सिख रेजिमेंट के एक मेजर की मंगेतर के साथ देश अपना ऋण इस तरह से चुका रहा है। ये वो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो रेगिस्तान की तपती गर्मी और सियाचिन की हाड़ कांपती ठंड में इस देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं, और एक कृतज्ञ राष्ट्र उनको इस तरह से इस चीज का इनाम दे रहा है। वो लड़की चिल्लाती रही, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और उसके बाद भी उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। और यह असलियत है कि लड़की का असली यौन शोषण ओडिशा के एक पुलिस स्टेशन में उस सरकार के पुलिसकर्मियों द्वारा हुआ जो आज अपने 100 दिन मना रही है। ऐसा क्यों है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तथाकथित डबल इंजन की सरकार, वहां पर रक्षक भक्षक बन जाता है? ऐसा क्यों है कि भाजपा शासित हर राज्य में विक्टिम शेमिंग का मामला सामने आता है? पहले पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाते थे, अब पीड़िता का यौन शोषण पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के दरिंदे कर रहे हैं। ये क्यों होता है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में? और एक बात तो सच है, नरेंद्र मोदी दौड़ दौड़ कर इधर उधर प्रचार करेंगे, एक शब्द इस पर नहीं बोलेंगे। उनकी महिला मंत्री इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगी। इस देश की महिला बाल विकास मंत्री कौन है? अगर मैं आप में से 10 लोगों से पूछूं तो एक व्यक्ति शायद इसका जवाब दे पाएगा। महिला सांसद इस पर नहीं बोलेंगी। हो क्या रहा है इस देश में? पुलिस को देखकर जिन अपराधियों की हाड़ कांप जानी चाहिए, उनसे बचने के लिए जब एक औरत पुलिस स्टेशन जाती है, वहां शरण, वहां सहारा, वहां मदद मांगती है, उसके साथ यौन शोषण पुलिस कर्मी करता है, तो फिर सुरक्षित कहां है इस देश की आधी आबादी? कौन से सशक्तिकरण की बात होती है, यह जानना आज क्यों नहीं जरूरी है? और क्या आधी आबादी के लिए इस देश में कोई जगह नहीं बची है? और एक बात और सच है, और इस बात को मैं प्रबलता से बोलना चाहती हूं क्योंकि दोनों विषय जो हैं वो मेरे हृदय के बड़े समीप हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं को, 2 बेटियों को आदमखोरों की भीड़ में नोचा। उसमें से एक कारगिल योद्धा की पत्नी थी। हफ्ता भर नहीं हुआ, अभी मध्य प्रदेश से मामला सामने आया है। 2 आर्मी ऑफिसर्स, 2 आर्मी के सैनिक और उनकी महिला मित्रों और संबंधियों के साथ वो कहीं घूमने गए थे, वहां पर उनकी पिटाई की गई। एक ये कृतज्ञ राष्ट्र है जो व्यक्ति ये सोचकर सरहद पे जाता है कि या तो मैं वापस आऊंगा या तिरंगे में लिपटा हुआ मेरा शरीर वापस आएगा, उसका हम ये बदला दे रहे हैं। और सब चुप रहेंगे, सुई टपक सन्नाटा रहेगा, इस पर कोई आक्रोश नहीं होगा, इस पर कोई प्रदर्शन नहीं होगा, इस पर कुछ नहीं बोला जाएगा। आपने बंगाल पर आवाज उठाई, सही किया, हमने भी बंगाल में प्रदर्शन किया। अब उठाइए इस पर आवाज, पूछिए कि ऐसा कैसे हो सकता था। पूछिए कि सरकार के बनते ही ऐसा दुष्कर्म पुलिस स्टेशन के अंदर बेटी के साथ कैसे हुआ। आप बदलापुर पर नहीं बोलेंगे, आप बिहार पर नहीं बोलेंगे, आप उत्तराखंड पर नहीं बोलेंगे, आप उत्तर प्रदेश पर नहीं बोलेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने पर करते हैं। हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी को इस देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। आपके वहां से आए हुए 72 घंटे नहीं हुए हैं और इस देश के सामने इस दरिंदगी का इतना बड़ा वाकया सामने आया है। हमारी इस मंच से मांग है, महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता बनाई जाए। हमारी इस मंच से मांग है, नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़े और महिला बाल विकास आयोग भाजपा का फ्रंटल बनने के बजाय इसका स्वतः संज्ञान ले। यह ह्यूमन राइट्स कमीशन का मामला है, यह मानव अधिकार का मामला है।
अपराधी से बचकर हम पुलिस स्टेशन इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें सहायता मिलेगी, हमें सुरक्षा मिलेगी। और आज इस देश की आधी आबादी को नोचा पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा है। I will very briefly make a statement in English on this. As you saw, Mr. Modi was in Odisha. He spoke about women empowerment. Less than 72 hours later, we have a gruesome case that's come in from Odisha. A woman, a self-employed woman who runs a restaurant, is engaged to an Indian Army officer who works in the Sikh regiment, was going back to her home when some catcalling and eve-teasing happened. She went to the nearest police station. Instead of helping her out, the police tied her hands and her feet. A male police officer came and disrobed her, took off her undergarments, kicked her on her breasts, and flashed his own private parts before her. And what he said thereafter, I cannot say it in public domain. Is this how safe our women are? The Prime Minister is absolutely silent. The BJP rightfully protested in West Bengal. What about Odisha now? Are you going to keep quiet? You don't want to speak in Badlapur? You don't want to speak in UP, in Bihar, any place that's controlled by the BJP? Are you going to keep quiet on this? The Prime Minister is too busy campaigning. He doesn't have the time. We don't know who India's Women and Child Development Minister is because she rarely speaks. She doesn't speak, in fact. Women MPs of the BJP would rather be elected to parliament than to open their mouths on women's security, safety and their empowerment. The Women Commission in India is as good as a frontal of the BJP. But how is this tolerable? How will this be tolerated? Who can justify this? And this is happening not to someone who's not educated, who doesn't know her rights. She's a lawyer. She's engaged to an officer from the Indian Army of the Sikh regiment. And not just that, this has happened to the wife of the Kargil warrior in Manipur. It happened to female companions of our army officers in Madhya Pradesh. What exactly is happening in this country? Where are women safe? If women are not going to be safe in police stations, because quite frankly in this case, the crime against that woman, the sexual exploitation against that woman happened inside the police station. And who's answerable for that? 100 दिन की सरकार आप आज मना रहे हैं ओडिशा में, इसका जिम्मेदार कौन है? किसकी जवाबदेही है? 2-4 पुलिस अफसरों के तबादले से चुप रह जाएगा यह देश? आपके सवालों का अगर इस मुद्दे पर हो तो स्वागत है। Our first and foremost action is acknowledgement of what happened to that woman inside the police station. At least acknowledge what happened to her. Accept that crime against women are going up unchecked, unabated. That's the reality. That's our first demand. Don't gloss over it. Don't pretend women in this country are safe, because they're not. Women in this country are not safe. They are not safe if they are laborers in the field. They are not safe if they are doctors in the hospital. They are not safe if they are working in 9-to-5 jobs. They are not safe. So first the BJP has to accept it, acknowledge it. मेरा अपना मानना है, सबसे पहले आप ये माननीय तो कि औरतों का, आधी आबादी का कोई सुरक्षा नहीं है इस देश में। चाहे वो अंगूठा छाप एक लेबर हो, खेतों में काम करने वाली, एक डॉक्टर हो, 9 से 5 ऑफिस में काम करने वाली महिला हो, या फिर वो बेटी हो ओडिशा की जिसके साथ ऐसा हुआ। कौन सेफ है? हमारी पहली डिमांड है, प्रधानमंत्री को इस देश से माफी मांगनी चाहिए, अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। और संरक्षण जब आप ऐसे लोगों को दीजिएगा तब ऐसे कांड होंगे। असलियत यह है कि इन लोगों का हौसला और इन लोगों का खौफ इसलिए नहीं जाता, इन लोगों का हौसला इसलिए बढ़ता है क्योंकि इनको पता है ये कोई भी दरिंदगी कर दे, इनको बीजेपी का संरक्षण मिलता रहेगा। वो संरक्षण कुलदीप सिंह सेंगर को मिला, वो आईआईटी बीएचयू के दरिंदों को मिला, वो ब्रजभूषण को मिला, वो रामदुलार गोंड को मिला, वो तमाम उन नेताओं को, कर्नाटक का एमएलए जिसके खिलाफ एफआईआर हुई,
जो 2 साल तक एक महिला का रेप करता रहा, उन सबको बीजेपी का संरक्षण मिलता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगेंगे, वो ब्रजभूषण की चिरौरी करेंगे और महिलाओं के लिए नहीं खड़े होंगे। यह असलियत है। उत्तर प्रदेश, I have to say that in Sambal today, I read that news. It's absolutely shocking. एक लड़की जो कि रेप पीड़िता है, अपने भाई और मां के साथ जा रही थी। एक आदमी आता है जो आरोपी है, जेल से छूटकर गोली से मारकर उसकी हत्या कर देता है। इस कानून व्यवस्था का आप ब्यौरा दे रहे थे। इस कानून व्यवस्था को आप नजीर मान के उत्तर प्रदेश का मॉडल चलाना चाहते हैं। यह असलियत है। कहां है बेटियां सेफ? इस देश की बेटियां कहां सेफ है? पहले उस लड़की का रेप हुआ, आरोपी को सजा हुई, सजा से निकलते ही जब वो जेल से बाहर आया, उसने उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया दिन दहाड़े। क्या कर रही थी योगी जी की पुलिस? क्या कहेंगे भाजपा के लोग? इस जंगल राज, भाजपा का जंगल राज उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा तक साफ दिख रहा है। बीजेपी ना देखना चाहे वो उनकी चॉइस है, लेकिन उसका जो भुगतान है, उसकी जो कीमत है, वो इस देश की आधी आबादी, इस देश की बेटियां चुका रही हैं। मैम, पिछले महीने प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के जलगांव गए थे। वहां पर उन्होंने कहा कि महिलाएं पहले अपने खिलाफ हुए अपराध के लिए थाने जाने से डरती थी। हमने सख्त कानून बनाए हैं, हम बीएनएस लेके जाएं, महिलाएं अब थाने जाएं, खुलकर शिकायत लिखाएं। अब महिलाएं अगर थाने जाती हैं, ऐसी घटनाएं होती, फिर महिलाएं कहां जाएंगी? महिला मुझे नहीं पता कहां जाएंगी। मैं तो एक महिला होने के नाते आपके सामने खड़े होकर बेबस होकर आज ये कह रही हूं। मुझे नहीं पता कि अगर महिला के खिलाफ अपराध हो तो महिला कहां जाए, क्योंकि बीजेपी राज्यों में तो जब वो पुलिस स्टेशन जा रही है तो उसके साथ ये हो रहा है। मुझे नहीं पता महिलाओं को कहां जाना चाहिए। बीजेपी को हमें बताना पड़ेगा कि अगर हमारे साथ अपराध हो जाए तो हम कहां जाए। अगर नाबालिग बेटियों के साथ अपराध होता है तो तब तक एफआईआर नहीं लिखी जाती है जब तक 500 लोग सड़क पे आके आंदोलन नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता, ये तो बीजेपी बताएगी। मैं व्यथित हूं, मैं परेशान हूं, मैं खुद बेबस आज महसूस करती हूं, क्योंकि कहां जाएंगी लड़कियां? आपके साथ कुछ गलत होता है, आप इस उम्मीद से पुलिस स्टेशन जाते हैं रात को, दिन में, किसी भी वक्त, कि यहां जाकर मैं सेफ हो जाऊंगी। और बर्बरता और जघन्य जो विभत्स वाकया है वो आपके साथ पुलिस स्टेशन में हो रहा है। तो कहां जाए बेटियां? ये सवाल आप लोगों को उठाना चाहिए ना, पूछना चाहिए नरेंद्र मोदी से। कहां जाए इस देश की बेटियां? आपने कौन से कानून बना दिए और उन कानूनों का किसको फायदा हो रहा है? मैम, कई बार आप लोगों ने इन तमाम मुद्दों को उठाया है और खास तौर पे वुमेन सेफ्टी का मुद्दा। आपने मणिपुर का जिक्र किया, आपने मध्य प्रदेश का, यूपी, गुजरात का जिक्र किया और आपने इस बात का भी जिक्र किया। आप लोग बार बार सरकार से कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती और हमने देखा लगातार, चाहे वो रेप का मामला हो या ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो सवाल के बजाय आप लोग अब क्या एक्शन लेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि सरकार से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम हिंदुस्तान का विपक्ष हैं, प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं। अगर हम कुछ गलत होते हुए देखेंगे तो हम उसका पर्दाफाश करेंगे। हम आम जनता के सवाल, उनकी समस्या, उनकी व्यथा उठाएंगे और यह हमारा काम है। जब सरकारें सत्ता में बैठकर देखना और सुनना बंद कर देती हैं तो उन सोती सरकारों को जगाना विपक्ष का काम होता है। तो हम आज नहीं, हम कल भी अगर कुछ ऐसा होगा तो उस घटना को उठाएंगे। सरकार में तो हम हैं नहीं कि हम प्रशासन चलाने लगे। हम तो सोती हुई सरकार को जगा सकते हैं, बेटियों को सुरक्षित रखने की मांग कर सकते हैं, लेकिन बेटियां जाग रही हैं ना इस देश की। 400 पार नारे वाले ऐसे ही थोड़ी 240 पे आ गए, ऐसे ही थोड़ी हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र सब हारेंगे, क्योंकि आधी आबादी देख रही है उनके साथ क्या हो रहा है। महिला आयोग इस देश का महिला आयोग नहीं है। महिला आयोग इस देश की महिलाओं के लिए नहीं है। महिला आयोग बीजेपी का फ्रंटल है। महिला आयोग में बीजेपी के कार्यकारी में जो महिलाएं होती हैं वो भरी जाती हैं, महिला कार्यकर्ता, और उनसे बीजेपी का चरण वंदन कराया जाता है। उनको महिलाओं के खिलाफ अपराध जरूर विपक्ष शासित राज्यों में दिखता है, लेकिन वो बिल्कुल मुंह सी लेती हैं जब उनको भाजपा शासित राज्यों में महिला अपराध की बात करनी होती है। उसका ना संज्ञान लिया जाएगा, ना कोई कार्रवाई की जाएगी, ना हवाई जहाज से, ना ट्रेन से, ना बस से वहां जाया जाएगा। महिला आयोग से मुझे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि महिला आयोग बीजेपी का संगठन है, वो महिला मोर्चा का एक सब संगठन बन चुका है। सरदार मनमोहन सिंह इस देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने। बेहद पढ़े लिखे,
विश्वविख्यात अर्थशास्त्री, बिना किसी पीआर तंत्र के दुनिया के तमाम राजनेता उनको अपना गुरु बुलाते थे, चाहे वो बराक ओबामा हो या एंजेला मर्केल, उनकी प्रतिभा के सब कायल रहे। लेकिन सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए बीजेपी ने क्या क्या कहा और क्या क्या किया, यह सुनना और समझना जरूरी है। सर्वप्रथम, वो रेनकोट पहनकर नहाते हैं, ऐसा घटिया और शर्मनाक बयान नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए दिया। यही नहीं, एक सरदार की शालीनता के तार तार करके उनके नाम को अपभ्रंश किया। उनको मौन मोहन सिंह बुलाने का पाप बीजेपी आज तक करती है। बात जून 2004 की थी। सरदार साहब तब नए नए प्रधानमंत्री बने थे, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, उनको मोशन ऑफ थैंक्स देना था। बीजेपी ने इतना उपद्रव मचाया सदन में कि वो बोल नहीं सके और उनको अंततोगत्वा मोशन ऑफ थैंक्स टेबल करना पड़ गया। उनकी सारी प्रतिभाओं, उनकी सारी उपलब्धियों को ताक पे रखकर बीजेपी के लोग आज भी उनको रिमोट कंट्रोल बुलाने से चूकते नहीं है, वो घृणित पाप करते हैं। यही नहीं, एक सिख की देशभक्ति पर सवाल बीजेपी तब उठाती है जब सरदार साहब के बयानों को काट छाट कर आज तक चलाती है और उनके खिलाफ दुष्प्रचार फैलाती है। लेकिन मनमोहन सिंह जी कौन है? मनमोहन सिंह जी वो हैं जिन्होंने विभाजन का दंश सहा, छोटी उम्र में अपनी मां को खो देने की पीड़ा को सहा, गरीबी और गुर्बत के आगे घुटने नहीं टेके और उन्होंने अपनी मुश्किलों को एक सच्चे सिख की तरह अपनी ताकत बनाया। देश ही नहीं, विश्व की सबसे नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप के बदौलत उन्होंने तालीम हासिल करी और बतौर प्रधानमंत्री सोनिया जी के साथ मिलकर इस देश में इतिहास रचा। उन्होंने इस देश को खाद्य सुरक्षा, इस देश को मनरेगा, इस देश को राइट टू एजुकेशन, इस देश को राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे ऐतिहासिक कानून दिए। ये उनकी दूरदृष्टता थी कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन पाए। भारत ने अपने दरवाजे खोले और आज हम महाशक्तियों के साथ मुकाबला कर पा रहे हैं। यह सरदार साहब का कुशल नेतृत्व था कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला और 10 साल में सबसे ज्यादा आर्थिक ग्रोथ डिलीवर करी। एक सच्चे सिख अनुयायी होने के नाते उन्होंने ये सब बड़ी शालीनता से किया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को अपना दुश्मन नहीं समझा, लेकिन बीजेपी ये काम लगातार करती रही। असलियत यह है कि गुरु नानक के एक सच्चे अनुयायी का हर कदम पे, हर मौके पर उनको बेइज्जत करने का काम बीजेपी ने किया। और ये बात करते हैं सिखों की, ये बात करते हैं सरदारों की। असलियत तो यह है कि इनके लोग टीवी पर बैठकर खुलेआम सरदारों को, सरदार किसानों को गुंडा, मवाली, आतंकी और खालिस्तानी कहते हैं। सोचिए पर्दे के पीछे ये पंजाब के बारे में क्या सोचते होंगे। और ऐसे थोड़ी पंजाब ने इनको बेदखल किया हुआ है, ऐसे थोड़ी पंजाब ने इनको पैदल किया हुआ है। असलियत यह है क्योंकि आजकल एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा था। सुनना और समझना जरूरी है कि इनके मन में असल में सिखों के प्रति, सरदारों के प्रति क्या है। मैंने सिर्फ आपको एक यहां पर एग्जाम्पल दिया है कि देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं कहा और क्या क्या नहीं किया। यह शर्मनाक है। आज भी देरी नहीं हुई है, कान पकड़ के माफी मांगिए। और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति है। आप जानते हो नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है, उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और इसीलिए ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ
मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र चले, और एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है। नफरत के बाजार में हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। और आपने देखा होगा, जो पहले नरेंद्र मोदी थे 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है। मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं, तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। इलेक्शन के दौरान उन्होंने कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पे दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। और हमने नफरत से नहीं किया, वो नफरत फैलाते हैं, हमने मोहब्बत से, बिना नफरत के नफरत को हराने का काम किया है। आप देखिए, हिंदुस्तान में यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदला गया है, बहुत बार हुआ है। यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया है। स्टेट के दो भाग भी किए गए हैं। एक स्टेट को बांटा गया, आंध्र और तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकाला गया, झारखंड, बिहार में से बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है। आपका जो हक है, लोकतांत्रिक हक है, वो आपसे छीना गया है। और यह पहली बार हुआ है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, पहली बार एक स्टेट से कहा गया है, जम्मू कश्मीर से कहा गया कि नहीं, अब आप स्टेट नहीं रहोगे, अब आप यूनियन टेरिटरी बनोगे। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। और हम इन पर दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे। और अगर ये काम नहीं करेंगे
तो फिर यह काम हम करके आपको दिखाएंगे। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैला रखी है। 2-3 अरबपतियों को यह पूरा का पूरा फायदा देते हैं। भाइयों और बहनों, 25 सबसे बड़े अरबपतियों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए अदानी अंबानी जैसे लोगों का इन्होंने कर्जा माफ किया। नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू किया, और जो देश को रोजगार देते थे, जो छोटे बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री थी, उनको सबको इन्होंने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और यही हालत यहां जम्मू कश्मीर में है। अगर जम्मू कश्मीर का युवा रोजगार चाहता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोजगार नहीं दे पाती है, ये सच्चाई है। और जो आपका था पहले, जो आपकी सरकार डिसीजन लेती थी, आपके हित में जो डिसीजन लेती थी, आपके भविष्य को सोचकर जो डिसीजन लेती थी, आज बाहर के लोग निर्णय लेते हैं। आपकी सरकार को चलाने में आपकी आवाज ही नहीं। आपकी सरकार दिल्ली से चलती है, ऑर्डर दिल्ली से आता है। हम चाहते हैं कि आपकी सरकार जम्मू और कश्मीर से चले। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले यह हो जाए। हमारी सोच थी कि चुनाव होने से पहले आपको स्टेटहुड मिल जाना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं किया। चुनाव के बाद हम पूरा दबाव डालेंगे कि स्टेटहुड आपको मिल जाए। भाइयों और बहनों, ये बांटने का काम भी करते हैं। जहां भी जाते हैं, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, ये बांटते हैं और लड़ाने की कोशिश करते हैं। और यही काम इन्होंने यहां किया है। हमारे जो पहाड़ी भाई हैं और गुर्जर भाई हैं, उनको एक दूसरे से इन्होंने लड़ाने की कोशिश की है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये इनका जो प्रोजेक्ट है, ये फेल होगा। हम सबको एक साथ लेकर सबके हक को देकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम मोहब्बत के साथ सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। यहां पे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कैंडिडेट्स पास में लड़ रहे हैं। जहां भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता, आप पूरा समर्थन उनको दीजिए। और जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स हैं, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आप पूरे दिल से उनको समर्थन दीजिए और उनको जिताने का काम कीजिए। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इतनी सुंदर जगह यहां आपने मुझे बुलाया, कम टाइम के लिए यहां हूं। मैं चाहता हूं कि अगली बार आऊं तो 2-3 घंटे के लिए नहीं, मगर 1-2 दिन के लिए मैं यहां आऊं, आपके बीच में रहूं। और आप जानते हो कि जो भी आप चाहते हो, मुझसे जो भी आप काम करवाना चाहते हो, पार्लियामेंट में जो भी कहलवाना चाहते हो, मैं आपके लिए तैयार हूं। आपको सिर्फ हुक्म देना है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और मैं जहां भी आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।